नमस्ते भाई, सबको राम राम। आज शनिवार है, डॉक्टर अमित शर्मा भाई, और हाँ जी बस। जीएनएम जीएनएम पढ़ेंगे दोस्त। जीएनएम में हाँ हमारा जी। जो बोन एंड जॉइंट्स के बाद हम ये बोन एंड जॉइंट्स का जो टॉपिक द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम फ्रॉम हेड टू टो जो चल रहा है, हाँ इसमें जी। हमारा सेकंड हेडिंग चलेगा सर्वाइकल सर्वाइकल डिस्क डिस्क हर्निएशन। हर्निएशन। सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन ब्रैकेट में करें प्रोलैप्स्ड सर्वाइकल डिस्क, और डेट हो गई आज 23 अगस्त 2025। ठीक है जी। तो सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन का एसबीएस जो है वो सेम है, एसबीएस ऑफ द बोन्स कार्टिलेज और लिगामेंट्स, यही है। और इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी सेम ही रहेगा, मॉरल इंटेलेक्चुअल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट, perceived injustice, discord, bondage, dishonesty, ingratitude, indecency, intolerance, feeling stupid और unintelligent। फेस आएगी इसकी हमारे सामने इंटेंसिव हीलिंग फेस सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन की। द स्पेस रिक्वायरमेंट becomes so great that the gelatinous mass of the disc core is pressed outward। स्पेस की जो रिक्वायरमेंट है इतनी ज्यादा हो जाती है, सो ग्रेट हो जाती है कि जो जिलेनिटस मास है डिस्क कोर, एट द डिस्क कोर, वो प्रेस्ड आउट हो जाता है आउटवर्ड्स इसमें। एज सुन एज द एडिमा रिट्रीट द प्रोलैप्स्ड डिस्क करेक्ट इटसेल्फ। और जैसे ही हीलिंग में जो ये इडिमा आया था, ये जब रिट्रीट्स होता है, वापस कम होता है, तो ये प्रोलैप्स डिस्क जो है ये अपने आप भी करेक्ट हो जाती है। और प्रोलैप्स होती है इसलिए क्योंकि वहां पर स्पेस की ज्यादा जरूरत होती है हीलिंग के दौरान एडिमा की वजह से। अनलेस देयर आर रिलैप्सेस द मैटर इज देन फिनिश्ड। और यदि ये रिलैप्स ना हो, एसबीएस कॉन्फ्लिक्ट, तो ये मैटर जो है वो फिनिश हो जाता है, बंदा एक तरह से पूरी तरह से ठीक रिकवर हो जाता है अगर रिलैप्स ना हो। रिमार्क में कह रहे हैं कि ए डिस्क हर्निएशन ओनली अकर्स विद सिंड्रोम। डिस्क हर्निएशन जो है वो तभी होगा जब सिंड्रोम साथ में होगा। सिंड्रोम साथ में होने की वजह से वहां फ्लूइड की मात्रा ज्यादा होगी, एडिमा ज्यादा होगा, तो इसलिए डिस्क हर्निएशन केवल तभी मिलता है जब सिंड्रोम साथ में जुड़ा हो। डॉक्टर दीपशिखा आ गई है। द डायग्नोसिस करें, इन्वर्टेड कॉमा में करें, प्रोलैप्स्ड डिस्क, स्पेशली प्रोलैप्स्ड सर्वाइकल डिस्क साउंड्स थ्रेटनिंग। जो डायग्नोसिस है प्रोलैप्स डिस्क की, स्पेशली जो प्रोलैप्स सर्वाइकल डिस्क की, ये जो है साउंड थ्रेटनिंग, एक तरह से ये एक थ्रेटनिंग का की एक साउंड है। कहने का मतलब है हाँ जब ये पता चलेगा कि डरावनी है। हाँ डरावनी है, तो ये सबसे ज्यादा एक डराने वाली डायग्नोसिस है मरीज के लिए। मैनी पेशेंट्स बिलीव दैट दे विल हैव टू लिव विद इट एंड फियर परमानेंट पैरालिसिस। और कई सारे पेशेंटों को विश्वास बन जाता फिर ऐसा इसके सुनने के बाद कि उनको ये हो गया कि अब तो इसी के साथ जीना पड़ेगा, और परमानेंट पैरालिसिस का भी खतरा, वो उससे भी डरने लगते हैं, जिसकी वजह से वो चले जाते हैं सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट विद रिगार्ड टू दिस स्पोर्ट। इस स्पोर्ट के संबंध में फिर वो सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट के शिकार हो जाएंगे। और इजिकल टू डायग्नोसिस शॉक, डायग्नोसिस शॉक कहा एक तरह से इसमें जाने की वजह से। एज ए रिजल्ट द एसबीएस बिकम सेल्फ प्रोपेगेटिंग मच लाइक विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और फिर जो परिणाम निकलता है वो एसबीएस जो है ये सेल्फ प्रोपेगेटिंग हो जाता है, अपने आप ही आगे प्रोपेगेट होने लगता है एसबीएस, यानी कि वो बन जाएगा विशियस सर्किल सा। मच लाइक विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बिल्कुल ये ऐसे
आगे प्रोपेगेट कर जाता है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी होता है। Naturally, the healing phase was preceded by a conflict active phase with cell minus in the in the adjacent spinal bodies or in the disc itself. Naturally, स्वाभाविक रूप से कह रहे हैं, the healing phase आगे बढ़ेगी by a conflict active phase. conflict active phase में उधर सेल माइनस होगा एडजेसेंट स्पाइनल बॉडीज का, और इन द डिस्क इटसेल्फ उस कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज के बाद हीलिंग फेज आगे बढ़ेगी। दिस कैन कॉज द जिलेटिनस कोर टू बिकम हर्निएटेड। ब्रैकेट में कह रहे हैं बी प्रेस्ड आउट इन द हीलिंग फेज और पॉसिबली इन द एक्टिव फेज इफ द प्रेशर इज स्ट्रॉन्ग। और चूंकि उधर सेल माइनस हो गए थे एडजेसेंट स्पाइनल बॉडीज के, तो उधर वीकनेस की वजह से ये जो जिलेटिनस कोर है ये हर्निएटेड हो जाएगा प्रेस्ड आउट होने की वजह से एक हीलिंग फेज में, और संभवतः ये एक्टिव फेज में भी हो जाता है यदि उधर प्रेशर स्ट्रोंग हो। अगर ऐसे बंदे को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके एक्सरसाइज वगैरह में डाल दोगे फिजियोथेरेपी में, तो भी वो प्रेस्ड आउट हो सकता है। फिर कंसिडर करना होगा इसमें हैंडेडनेस। हाँ मित बस लेकिन इसमें दोनों ही बातें हैं कि शुरुआत में सेल माइनस हो रही है जब तक एक्टिव है, और अगर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तभी ये प्रोलैप्स होता है, अदरवाइज प्रोलैप्स नहीं होता। हाँ, प्रेशर बढ़ने के दो कारण, प्रेशर के दो कारण, हीलिंग में तो इडिमा की वजह से है प्रेशर, और यदि एक्टिव फेस में भी ज्यादा प्रेशर डाल दिया जाए इस पे, तो भी ऐसे दोनों भाव ऐसे आ रहे हैं एक्टिव फेस में इफ द प्रेशर इज स्ट्रॉन्ग। क्योंकि अभी हम पीछे बस इतना उठाए थे कि ये केवल हीलिंग फेस में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये मुझे प्रेशर इसलिए लगा अमित शर्मा के जैसे कई लोग होते हैं ना फिजियोथेरेपी में डाल देते हैं गर्दन को, बस चलो बेसिकली मेरे को ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार यहाँ रोक इसलिए रहा हूँ कि यहाँ पे कोमा आ गया पहले, और पॉसिबली कोमा पहले, और पॉसिबली इन द एक्टिव फेस इफ द प्रेशर इज स्ट्रॉन्ग। इफ द प्रेशर इज स्ट्रॉन्ग है ना, ये अगर एक्टिव अगर आप में क्या कहते हैं दिस कैन कॉज द जिलेटिनस कोर टू बिकम हर्निएटेड। ये जो है हर्निएटेड कर सकती है जिलेटिनस कोर में इन द हीलिंग फेज, और पॉसिबली और दोनों ही है इफ द प्रेशर इज स्ट्रॉन्ग, दोनों में ही आ गया, हीलिंग में भी और एक्टिव में भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हाँ जी, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर स्ट्रॉन्ग है। कह रहे हैं कंसिडर करो हैंडेडनेस राइट या राइट और लेफ्ट को, साइड भी कंसिडर करो मदर चाइल्ड या पार्टनर की। आल्सो विद साइड इन रेडिएटिंग पेन, आल्सो विच साइड इज रेडिएटिंग पेन और लोकल कॉन्फ्लिक्ट। पेन का रेडिएशन किधर जा रहा है, मतलब हैंडेडनेस ही इसमें काम करेगी। कुल मिला के शॉर्ट में बात यह है। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व अ कंपनी हीलिंग द प्रिवेंट्स रिकरेंसेस। ऑलवेज रिमेंबर दैट द हर्निएटेड डिस्क इज जस्ट टेम्परेरी, दैट इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हीलिंग फेज द थिंग्स इज फिनिश्ड। बहुत ही अच्छा यहाँ भाव बता के चल रहे हैं, कह रहे हैं हमेशा इस बात को याद रखो, ये जो हर्निएटेड डिस्क है ये जस्ट टेम्परेरी होती है, और जैसे ही हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये अब सब चीजें फिनिश हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएंगी। मेजर्स सी आर्थराइटिस, इसमें मेजरमेंट क्या लेने हैं, आर्थराइटिस में जाके देखो। फॉर सीवियर पेन पुट एट रेस्ट, अगर सीवियर पेन है तो एकदम रेस्ट पे रखो, पॉसिबली फॉर वीक्स। इसलिए वो गर्दन में जो वो बांध देते हैं ना कफ वगैरह, वो इसमें मददगार होगा, क्योंकि वो रेस्ट दिलवाएगा उस पार्ट को, और रेस्ट होगा तो हीलिंग आराम से निकल जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। When the healing phase is too intense, one can try infiltration, syringe or painkillers, syringe with painkillers and cortisone in the vicinity of the nerve root. अगर इंटेंस हीलिंग है और बहुत ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा, तो कह रहे हैं कि वन कैन ट्राई इनफिल्ट्रेशन, सिरिंज से पेन किलर के साथ और कॉर्टिसोन से नर्व रूट पे जो एरिया उसमें वहां से इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं।
ऐसा लग रहा है जैसे फ्लूइड को थोड़ा निकालने जैसा भाव है इनका। सर्जरी एज ए लास्ट रिसोर्ट, एज ए लास्ट सर्जरी तो आखिर में देखना चाहिए, आखिर का सहारा होनी चाहिए सर्जरी इस हाँ केस में। हाँ। बस ओके। देखिए इसमें हमारी जो होम्योपैथिकली है ना, एक चीज आ गई कि साथ में आ गया डिस्क प्रोलैप्स। प्रोलैप्स भी हो गई, सर्वाइकल डिस्क हो या कहीं की भी प्रोलैप्स या पैरालिसिस आ गई, तो इसका मतलब बंदा हेल्पलेसनेस में चला गया। हाँ शॉक, हाँ शॉक वो हेल्पलेसनेस में हेल्पलेसनेस चला में गया कि है, डिवेल्युएशन में है, सेल्फ वर्थ, डिवेल्युएशन में है, इंटेलेक्चुअल। रेजिग्नेशन में है। हाँ, अब उसके बाद अगर वो हेल्पलेसनेस में जा रहा है तो फिर कौन सी स्ट्रक्चर कितनी वीक होएगी तो उधर भी देखना। अदरवाइज यहाँ सेल्फ वर्थ का मसला हो करके वो सेल्फ डिवेल्युएशन में जा रहा है किसी चीज को लेके, बस और खासकर। वही सेल्फ वर्क होते होते हाँ उसने छोड़ दिया रेजिग्नेशन के, अब मेरे बस की नहीं है भाई, क्योंकि हाँ। प्रोलैप्स आ गया ना। जितना बिगर द प्रोलैप्स बिगर द हेल्पलेसनेस। हाँ, लूजनेस कहीं भी है किसी भी पार्ट में तो वो लूजनेस जो है हेल्पलेसनेस की तरफ ले जाती है, पैरालिसिस की तरह। आप सही बस पकड़ रहे हो बात को। नेक्स्ट हेडिंग है ट्यूमर ऑफ द और आई सॉकेट। हाँ अमित कुछ और कह रहे हो? बस देखिए एक और चीज, हाँ कितने बढ़िया निकल कर आया कि हम लोग अधिकतर उसमें पढ़ा करते हैं, जो हमारे पास लंबर डिस्क प्रोलैप्स वाले ज्यादातर आते हैं। सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स के तो बहुत कम आते हैं, लेकिन लंबर डिस्क प्रोलैप्स के बहुत केसेस आते हैं ना। हाँ और उनमें हर्निएशन भी अधिकतर कईयों में मिल जाता है। और जब हाँ वो ठीक होते हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि उसकी सर्जरी करके वो हर्नी हो रहा है फिर वो करवानी पड़ रही है, वो खुद ही ठीक भी हो जा रहे हैं। हाँ जब वो बिल्कुल। ठीक होते हैं तो इसमें इन्होंने ये बहुत बढ़िया दे रखा कि अगर एक बार मामला खत्म हो गया तो वो खुद ठीक भी आराम से कर हाँ, देगा, उसे हमें ध्यान बशर्ते ये हम रखना प्रॉपर है रेस्ट कि दे दें। उस दौरान एक तो रिकरेंस बचाएं और एक उस दौरान हाँ, मैनेजमेंट अच्छा रख लें उस पार्ट को। प्रॉपर थोड़ा रेस्ट। रेस्ट पे जरूर ले आए, चाहे उसमें लंबर बेल्ट लगाएं, चाहे उसको बेड पे आराम करने के लिए कहें। अगर उस दौरान उस बंदे ने पेन किलर खा करके डॉक्टर से और वो काम में लगा रहा तो फिर उसका बंटाधार हो जी जाएगा, हीलिंग उसका नहीं होगी। काम तमाम हो जाएगा। यदि पेन किलर लेके उसने अपने आप को फिट समझ के पूरा काम करता रहा, उसने रेस्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया उस पार्ट के, तो वो उसको ज्यादा खतरा हो जाएगा दोस्त। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले ध्यान दो कि भाई कंप्लीट रेस्ट पे ले आओ उस पार्ट को। अगर लंबर रीजन है तो बिल्कुल बेड पे आराम करो, हार्ड बेड पे जैसे कहते हैं तकत पे सो आराम से। और गर्दन है और उनके ऊपर ये जो कफ वगैरह बांधते हैं उनको स्टेबल रखने के लिए इसका सबसे बड़ा मैनेजमेंट है इसमें मददगार। बस इसके भी तो बाइफरकेशंस होते हैं ना, जो हमारे लंबर डिस्क मतलब जो डिस्क में थोरेसिक रीजन पे है, सर्वाइकल पे है, लोअर हाँ बैक पे है, बैक के भी है। इसके हाँ आप थोड़े से वो बता दीजिए कि क्या-क्या रीजन पे क्या-क्या हाँ स्पेशली हाँ। वो डॉक्टर होते हैं? सिमरन, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत आपका काफी दिनों देर बाद बाद आप आवाज आई। आए हो, बहुत बहुत जी, और स्वागत। नमस्ते और थैंक यू। और दूसरी बात यह है बेटा, जैसे अभी हम इस पार्ट को पढ़ रहे थे तो अभी हम सर्वाइकल रीजन पढ़ रहे थे, तो इसमें मॉरल इंटेलेक्चुअल है। और इसके लिए हमें थोड़ा सा हम पीछे चले जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें थे नहीं उस दिन। हम पेज नंबर 287 पे जाएंगे 287। तो उस पे अच्छा, हमें भाव पता चल जाएगा। अब जैसे स्कल, क्रेनियल बोन और सर्वाइकल स्पाइन में स्पाइन का रिलेशन है मॉरल इंटेलेक्चुअल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट से। हुँ, अगर आई सॉकेट का है तो सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट विद रिगार्ड टू द आई, कुछ देखने देखने के हिसाब से। अपर एंड लोअर जा का है तो सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू बाइट से, जो आप कह रहे हैं ना कौन सा पोर्शन जी, इन्वॉल्व जी, है उसमें, कौन सा जी, शोल्डर जी। को उन्होंने बताया था सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट टू बिलीव नॉट टू बी गुड मदर और गुड चाइल्ड, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी से एक तरह से। एल्बो का हुँ, मतलब आ गया सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू एम्ब्रेस, होल्ड, बीट ऑफ, थ्रो, हुँ, शूट, पुश हिट। इससे हैंड एंड फिंगर्स का आ गया क्लमसीनेस ऑफ सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि डेक्सटेरिटी से, उसकी दक्षता से, उससे संबंधित वो कितना अच्छा काम कर पा रहा, कितना सफाई से। थोरेसिक स्पाइन का आ गया सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बीइंग ए ब्रोकन मैन और वुमेन फीलिंग ह्यूमिलिएटेड और डिफीटेड, अगर थोरेसिक स्पाइन है तो। जी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फीलिंग डिबेस्ड डिग्रेडेड, इससे है। ब्रेस्ट बोन का, रिब का फिर इसमें अलग से हो गई बात, तो लोकल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर, उसमें भी
किसी को डायग्नोसिस हो जाती है ब्रेस्ट कैंसर की, तो उसकी वजह से उसकी पीछे की जो रिब्स और ब्रेस्ट बोन में उसमें एस्पेस स्टार्ट हो जाता है। लंबर स्पाइन को बोला इन्होंने सेंट्रल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल कह रहे हैं नॉट बिलीव दैट वन इज नॉट एबल टू विदस्टैंड द प्रेशर, प्रेशर को विदस्टैंड नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये लंबर स्पाइन है। टेल बोन, प्यूबिक बोन, पेल्विक बोन का लेना देना है लोकल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट ओपन रिगार्डिंग सेक्सुअलिटी और पोटेंसी से। इस्चियम बोन का लेना देना है सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू पॉजेस समथिंग और सिट समथिंग आउट, और लोकल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट भी इसके पीछे बताया। हिप बोन एंड फिमोरल नेक का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू परसीवियर और लोकल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब किसी चीज को लेकर के और आगे नहीं चल पा रहा है। परसिवरेंस शायद आ रहा है वर्ड निकल के, परसिवियर। नी का मतलब है सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एथलेटिक, नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड और अनफुलफिल्ड एम्बिशन, और ए लोकल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू नॉट बीइंग एबल टू रन, जंप, किक। ये अलग अलग जोड़ों के मैंने यहाँ रिपीट कर दिए। लास्ट में है एंकल, फुट, टोज का अगर सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट हम देखेंगे सिमरन, सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू पुट अप विद समथिंग और somebody, और नॉट बीइंग एबल टू रन, बैलेंस, जंप, किक और ब्रेक ओपन ए लोकेशन थीम। जो आपने वर्ड बोला सबसे लास्ट में इन्होंने भी कह दिया कि लोकेशन को देखो, लोकेशन की थीम के अनुसार आप डिसाइड करो कि इसके साथ जीवन में क्या हो रहा होगा। जी जी ठीक है बेटा, तो ये 287 पे था। फिर आते हैं हम ये ट्यूमर ऑफ द आई सॉकेट। ट्यूमर ऑफ द आई सॉकेट में कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट होगा सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट विद रिगार्ड टू द आई, जो उसमें भी आया था अभी सेकंड वाला यही था, आई सॉकेट या ऑर्बिटा का। सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट होगा विद रिगार्ड टू द आई। एग्जाम्पल कह रहे हैं ए पर्सन इज कन्फ्रंटेड विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, योर आई लुक्स सो अगली दैट आई जस्ट वांट टू रन अवे। कोई व्यक्ति है वो कन्फ्रंट किया इस स्टेटमेंट को लेकर के, अगर किसी को कह दे, कोई सामने वाला कह रहा है कि योर आई लुक सो अगली, आपकी आंखें इतनी भद्दी दिखती हैं, दैट आई जस्ट वांट टू रन अवे, मैं मतलब एक तरह से भाग नहीं चाहता हूं, आपकी आंखें इतनी बेकार हैं, मैं इनको देखना नहीं चाहता, या आप मेरे सामने ना आओ, मैं आपके सामने ना आऊं तो ये ज्यादा अच्छा है। तेरी आंख इतनी भद्दी है कि मन करता है तेरी आंखों से दूर भाग जाऊं, ये मैंने हिंदी लिखा। तो ये उसको सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में ले गया विद रिगार्ड टू द आई करके। टिश्यू इसमें कह रहे हैं आई सॉकेट इन्वॉल्व होएगा, सेरिब्रल मेडुला कंट्रोल करता है, मेजोडर्मल लेयर से बना है। तो ट्यूमर ऑफ द आई सॉकेट में चूंकि बोन का ही एसबीएस है, तो इसलिए इसमें देखने वेखने वाली बात का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इसमें अगली मैं कैसा दिख रहा हूं या तू कैसा दिख रहा है उससे लेना देना है इसका। फेस होगी हीलिंग फेस, रेस्टोरेशन ऑफ द आई सॉकेट इज इक्वल टू ट्यूमर। हीलिंग फेस में बंदा आएगा हमारे पास, रेस्टोरेशन ऑफ द आई सॉकेट के लिए होने की वजह से उसमें ट्यूमर ग्रोथ बन रही होगी, और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में जाहिर सी बात है उसकी वो आई सॉकेट की जो सेल्स हैं वो कम हो रही होंगी, खत्म हो रही होंगी, माइनस हो रही होंगी। थेरेपी में कह रहे हैं डॉक्टर श्रेक, द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व, अकम्पनी द हीलिंग, अवॉइड रिकरेंसेस, डू नॉट परफॉर्म ए पंक्चर अंडर एनी सर्कमस्टांस। किसी भी सर्कमस्टांस में पंक्चर मत करो, और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो, और हीलिंग के साथ साथ, और रिकरेंस जो है। और तो ये, हाँ भैया, तो ये ट्यूमर तो बेनाइन होगा ना? हाँ, बेनाइन और मैलिग्नेंट की तो डेफिनेशन जो है वो फिर अलग हो जाएगी, अदरवाइज बेनाइन की तरफ ही ज्यादा इशारा है। और सबसे अच्छी इसकी बेनाइन होने का जो भाव ये भी है कि जैसे ही रिजोल्व हुआ कॉन्फ्लिक्ट तो वो रिजोल्व हो गया,
और वैसे भी जीएनएम जो है बेनाइन और मैलिग्नेंट को लेकर के उसके मल्टीपल एसबीएस होने की वजह से मैलिग्नेंसी बन जाती है, अदरवाइज वो रिकरेंट ना हो, मल्टीपल एसबीएस ना जुड़े हो आपस में, तो मैलिग्नेंसी होती नहीं है जीएनएम के हिसाब से। तो जीएनएम तो ये हाँ, वो कहती है तो ना, किसी को लंग में डायग्नोसिस हो गई, लंग में ट्यूमर की, लंग पैथोलॉजी की डायग्नोसिस हो गई उस एसबीएस की, अब उसे लीवर में भी आ गया, क्यों, अब कैसे चलेगा घर, स्टारवेशन वाला भी आ गया कॉन्फ्लिक्ट, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया। तो वो तो मैलिग्नेंसी, तो ये जो एसबीएस एक साथ जुड़ जाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तो ये मैलिग्नेंसी का कारण बताती है जीएनएम। और अपनी एलोपैथी कन्वेंशनल मेडिसिन तो कहती है कि कोशिकाएं एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तो ये उस हिसाब से भी बेनाइन टाइप का ही है। सर इसमें तो कि ये दो चीजें हो जाती है, देखो एक तो होता है मैलिग्नेंट है, एक और है वो मेटास्टेसिस हो रही है। तो मेटास्टे मैलिग्नेंसी में तो हाँ हाँ ये हो जाएगा कि वो आसपास के टिश्यू में इन्वेड हो रहा है, ठीक हाँ है ना, तो इन्वेड होते 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 जाए। हाँ मेटास्टेसिस में तो हो गया कि फिर वो ओरिजिनल सोर्स से भी दूर चला गया, फिर उधर चला गया, उधर चला गया, वो मेटास्टेसिस जो हमने पढ़ा हुआ है वैसे कुछ। तो जैसे हाँ जी सर बताएं। पूरा करो करें बताएं आप। डॉक्टर। नहीं, मैं यही पूछ रहा था कि मैलिग्नेंट में जब वो आसपास के टिश्यू, समझ लो सॉकेट में ही है, सॉकेट हाँ में आसपास के टिश्यू में नीचे और चीक की तरफ आ रहा है, या हाँ टेम्पल बोन की तरफ जा रहा है, या बेसल हाँ बोन की तरफ जा रहा है और आगे हाँ जा बढ़ रहा है, हाँ तो वहां पे भी अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, या फिर वो अलग अलग एक आ रहे हैं, ट्यूमर। बिल्कुल आप अपना आप ही जवाब दे गए। बेसिकली दोनों के बीच में एक कॉमन बात है, दोनों के जी। बीच में एक कॉमन बात यह है कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, चाहे वो मेटास्टेसिस हो और चाहे वो मैलिग्नेंट प्रोसेस हो। अगर मैलिग्नेंट हम्म। प्रोसेस है, आप खुद देखेंगे कई बार कि मान लो लंग्स में पेरेन्काइमल टिश्यू इन्वॉल्व है और प्लूरा का कुछ नहीं बिगड़ रहा, या प्लूरा पे हाँ। पैथोलॉजी है और पेरेन्काइमल टिश्यू में गई नहीं वो, समझ रहे हैं। तो कई जी। अगर साथ का टिश्यू भी शामिल है, तो वो नेक्स्ट एसबीएस उस टिश्यू का क्या बनेगा, वो जब तक नहीं आएगा, कॉन्फ्लिक्ट क्या बनेगा जब तक वहां एसबीएस स्टार्ट नहीं होगा। मैलिग्नेंसी में भी आपने जो कहा ना कि पास पास की स्ट्रक्चर आपस में इन शामिल हो जाए तो मैलिग्नेंट तब कहेंगे, और अगर दूर का पार्ट शामिल हो तो हम मेटास्टेसिस कहेंगे। दोनों में प्रोसेस एक ही है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट के बाद ही अगला कदम उठाएगा शरीर। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया तो एक एक टिश्यू का नेबरिंग टिश्यू में इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकता पैथोलॉजी का, ठीक है ना भाई। बस हाँ बहुत सिंपल डॉक्टर श्रेय, शायद इनके हिसाब मतलब एलोपैथी की नहीं, लेकिन जब तक मेरा कॉन्फ्लिक्ट मुझे बहुत इतना इंटेंस नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है मेरे को चल रहा है और मैं उसे चलाए जा रहा हूं, तो वो मेरे को मार तो नहीं रहा, वो परेशान नहीं कर रहा, लेकिन अब वो मेरे को ऊपर इतना ज्यादा जोर डालने लगा, तो तभी तो वो क्या कहते हैं, जो हमारा सेल ग्रोथ है वो फिर और तेजी से बढ़ेंगी। जितना कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, उतनी ही हमारी जो सेल ग्रोथ है उसकी हीलिंग बढ़ेगी, तो उतनी ही बढ़ेगी, जितनी तेज बढ़ेगी वो तुरंत कह देंगे भाई ये मैच्योर आ गई और इसमें तो मैलिग्नेंसी आ गई। ठीक है, तो बेसिकली बात यही है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, जब तक इंटेंसिटी अपना एक रोल प्ले कर रही है, अगर कॉन्फ्लिक्ट आया ही नहीं तो वहां कुछ प्रोसेस ही नहीं होगा। फिर अभी अमित शर्मा कह रहे हैं अगर वो कॉन्फ्लिक्ट आ गया लेकिन अब उसकी इंटेंसिटी कितनी है, अब वो उस लेवल का एसबीएस क्रिएट करेगा। अगर हल्का फुल्का कॉन्फ्लिक्ट है तो वहां थोड़ा बहुत सूजन वजन या एडिमा लेकर वो होगी नियर बाय चीज, और कॉन्फ्लिक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो पता चला उसमें भी पैथोलॉजिकल चेंजेस आने लगे, सेल प्रोलिफरेशन या सेल डिस्ट्रक्शन के अपने आप। तो लब्बो लबाब बात का यही है कि यदि कॉन्फ्लिक्ट नहीं जब तक बनेगा, जब तक आपका पड़ोसी जो टिश्यू है वो सेफ रहेगा, और अगर उससे रिलेटेड या दूर के टिश्यू से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो वहीं पे एसबीएस स्टार्ट हो जाएगा। या ऐसा कुछ नहीं है कि मान लो वो इन्वेड कर गया जबरदस्ती, थोड़ा बहुत इडीमा का इफेक्ट आ सकता है। अगर एक पार्ट में इडीमा है तो दूसरे पे प्रेशर इफेक्ट आ सकता है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत वो हैम्पर हो सकता है न्यूट्रिशन उसका, वो अलग बात है दोस्त।
अदरवाइज जो मैलिग्नेंसी है या मेटास्टेसिस है, इसका अपना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। बिना कॉन्फ्लिक्ट के नया एसबीएस नहीं चलेगा कहीं भी, किसी भी टिश्यू में। शोल्डर पेन है, कॉन्फ्लिक्ट, नेक्स्ट हेडिंग है शोल्डर पेन। कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट बिलीविंग नॉट टू बी गुड मदर, ब्रैकेट में कह रहे हैं राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड शोल्डर, और नॉट गुड पार्टनर राइट हैंडेड, राइट हैंडेड में राइट शोल्डर इन्वॉल्व होगा, लेफ्ट हैंडेड में वाइस वर्सा, उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है साहब। एक्सप्लेनेशन कह रहे हैं इन जर्मन द वर्ड शोल्डर एंड गिल्ट हैव द सेम रूट। जर्मन में शोल्डर वर्ड और गिल्ट वर्ड जो है वो उनकी सेम रूट है, वो सेम उससे निकल के आए हैं। एक जो इसके पीछे जो ओरिजिन है इस वर्ड का, इन द शोल्डर इट इज अबाउट बैड कंसाइंस, गिल्ट सेल्फ ब्लेम। इन द शोल्डर, शोल्डर में ये किस बारे में होगा शोल्डर का लेना देना? बैड कंसाइंस, गिल्ट, सेल्फ ब्लेम, ये तीन चीजें आपके शोल्डर को अफेक्ट करेंगी। डैश लगा कह रहे पर्टिकुलरली पॉपुलर विद वोमेन, और पर्टिकुलरली ये वोमेन से रिलेटेड ज्यादा पॉपुलर है ये बात। एग्जाम्पल कह रहे हैं ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी द पेशेंट कंसिडर हैविंग एन अबॉर्शन, शी नोज द चाइल्ड फील्स हर थॉट is equal to self conflict of believing she is not a good mother. प्रेगनेंसी के दौरान एक पेशेंट ने द पेशेंट कंसिडर हैविंग एन अबॉर्शन, उसको अबॉर्शन हो गया है प्रेगनेंसी के दौरान। उसने सोचा कि उसको अबॉर्शन ना हो, अबॉर्शन करा लेना चाहिए। अच्छा, पेशेंट कंसिडर हैविंग, अच्छा उसने अबॉर्शन लेने का डिसीजन लिया है, ऐसा भाव आ रहा है अमित शर्मा? सोचा था। अच्छा, सोचा था आगे। ओके, तो शी नोज द चाइल्ड फील्स हर थॉट्स, और वो ये भी जानती है कि जो बच्चा है उसके थॉट्स को फील करता है उसके अंदर, ये भी नॉलेज है उसको, जिसकी वजह से फिर वो शिकार होएगी सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिलीविंग शी इज नॉट ए गुड मदर। तो अब वो इस वजह से फील कर गई, सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट आ गया उसको कि वो एक अच्छी मां नहीं है। उसने ऐसी गंदी बात सोची अपने बच्चे के बारे में, जबकि बच्चा मेरा जानता है, मेरे विचारों को महसूस करता है। द बॉय इज born and is now 14 year old, but the patient is still plugged with feelings of guilt. अब बच्चा वो 14 साल का भी हो गया, लेकिन ये पेशेंट अभी भी प्लग हो रखी है, वो अटकी पड़ी है उस फीलिंग ऑफ गिल्ट में। एट एवरी अपॉर्चुनिटी सी डाउट हर मदरली क्वालिटीज। हर जगह जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है बच्चे के लिए, तो वो मैं अच्छी माता की क्वालिटी है मेरे अंदर है या नहीं हूं, वो उसके डाउट में फंस जाती है। इज इक्वल टू रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट विद क्रॉनिक पेन इन द मदर ओब्लिक चाइल्ड शोल्डर, जिसकी वजह से रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्रॉनिक पेन बना रहता है उसके लेफ्ट शोल्डर में, एक तरह से मदर चाइल्ड शोल्डर जो है। तो भाई ये तब से चला आया इसकी माँ के साथ, जब उसने पहली बार ऐसा विचार करा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहे हैं द पेशेंट्स डॉटर कंप्लेन दैट शी नेवर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन अनलाइक हर अदर डॉटर फॉर वर्स चिल्ड्रन शी ऑलवेज हैज टाइम, सॉरी फॉर हुज चिल्ड्रन शी ऑलवेज हैज टाइम। द पेशेंट्स डॉटर कंप्लेन, कोई पेशेंट की डॉटर ने कंप्लेन की दैट शी नेवर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन अनलाइक हर अदर डॉटर फॉर हुज चिल्ड्रन शी ऑलवेज हैज टाइम। तो पेशेंट, ये पेशेंट माँ है क्या?
द पेशेंट्स डॉटर कंप्लेन। पेशेंट एक तरह से ग्रैंड मदर है, उसकी 2 बेटियां हैं। हाँ तो जो एक हाँ बेटी है, एक बेटी बोलती है कि आप मेरे बच्चों का तो कभी नहीं ध्यान रखती हैं, पर दूसरी बहन जो है उसके बच्चों के लिए आपके पास हमेशा टाइम हाँ, है। हमेशा टाइम। ये अच्छा, ये नानी हो गई, नानी। नानी को ये हाँ, सुनने को नानी मिल रहा नानी। है, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ कह रहे हाँ। हैं द पेशेंट थिंक्स शी इज नॉट ए गुड मदर एंड ग्रैंड मदर। अब इसको बात को सुनने के बाद ये पेशेंट इस सोच में चली गई कि वो अच्छी माँ नहीं है, एक अच्छी नानी भी नहीं है। जो आगे चीज बढ़ी इसके लिए, द कॉन्फ्लिक्ट इज कॉन्स्टेंटली रिकरिंग बिकॉज शी डजंट सीम टू बी एबल टू प्लीज हर डॉटर। और ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार रिकरिंग बना रहा क्योंकि वो ऐसा लगता था कि मैं अपनी बेटी को प्रसन्न नहीं कर पा रही हूँ, जो ये मेरे को ब्लेम कर रही है, हाँ जी, जिसकी वजह से क्रॉनिक शोल्डर पेन इसको रहने लगा पेशेंट को। ऑब्वियसली ये भी लेफ्ट साइड में ही होगा, लेफ्ट शोल्डर में। हाँ जी। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहे हैं, द पेशेंट कैन नॉट नर्स हर बेबी प्रॉपरली बिकॉज हर निपल्स आर इन्वर्टेड। When she goes to the hospital, the doctor criticizes her since the child is undernourished. पेशेंट जो है आई है वो अपने बच्चे को नर्स नहीं करा पा रही थी क्योंकि निप्पल्स उसके इन्वर्टेड थे। तो डॉक्टर ने, जब वो हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने क्रिटिसाइज करा कि ये जो बच्चा जो अंडर नरिश्ड है ये आपकी वजह से है, ये अच्छे से दूध नहीं पी पा रहा, निप्पल आपके ऐसे हैं इस वजह से। सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिलीविंग दैट शी इज नॉट ए गुड मदर। इससे वो चले गए सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पा रही है। द पेशेंट डज नॉट कम इन टू हीलिंग अंटिल 3 years लेटर when she is able to nurse the next child without problem। जो आगे बढ़ा फिर रेस्टोरेशन ऑफ द टिश्यू फिर शोल्डर पेन। अब देखो पहले बच्चे को दूध नहीं पिला पाई, उसकी कॉन्फ्लिक्ट की शिकार हो गई उसकी वजह से, और उसको फिर वो हीलिंग में नहीं आया जब तक 3 साल बाद तक, जब तक वो किसी दूसरा बच्चा जो उसका हुआ उसे जब तक उसने सही तरीके से दूध ना पिला दिया, यानी कि दूसरे बच्चे को वो प्रॉपरली फीड कराने लगी, तो पहले वाला जो कॉन्फ्लिक्ट चला रहा था 3 साल से वो अब जो है रिजोल्व हुआ। अब रेस्टोरेशन ऑफ द टिश्यू आया तो शोल्डर पेन, दूसरे बच्चे को जो दूध पिला रही है तब उसका शोल्डर पेन आया। देखो पहले बच्चे के लिए शोल्डर पेन नहीं था क्योंकि वहां कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव था उसका। अब जब दूसरे बच्चे को प्रॉपर तरीके से भी दूध पिलाने लगी तो अब उसको रेस्टोरेशन ऑफ द टिश्यू हुआ जिसकी वजह से शोल्डर पेन आया। तो ये भी हमें ध्यान देना। हाँ जी, बस यहाँ पे जो है ना, ये जो सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट आया था वो इन्वर्टेड निपल्स की वजह से था, जो नहीं हो पा रहा था। हाँ, जब बाद में ये कर पाई तो वो फिर उसी वजह से, जिसकी वजह से सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट था, वो खत्म हो गया। हाँ। अब जो ये कर पाई तो दूसरे बेबी के लिए कर पाई। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो जब दूसरे बेबी को ये प्रॉपर, दूसरे बेबी को प्रॉपर दूध भी पिलाने लगी तब अब कहने में नहीं है, सुनने को नहीं मिलेगा कि डॉक्टर साहब जब मैं उसे दूध नहीं पिला रही थी जब तो इसमें कुछ हुआ नहीं कंधे में। आप कह रहे हो कि तूने जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई, अब मैं इसे सही से पिला रही हूँ तो अब क्यों आ रहा है मेरे कंधे में दर्द। तो ये हीलिंग पेन है बेसिकली। और बड़ा देखो गजब की पिक्चर मिलेंगी हमें सावधान रहना है कि बच्चे वो प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटी कर दी है, उसके बाद हम चूंकि अगर प्रेजेंट में फंस गए तो हम गलत हो जाएंगे, हमें इसका पास्ट देखना होगा। तो ये ऐसे थोड़ा मुझे एक अलग लगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहे हैं, द पेशेंट हैज एन आर्गुमेंट विद हर हस्बैंड, loses her nerves and screams at him। पेशेंट आर्गुमेंट करती है अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा और अपना आपा खो दिया उसने, बहुत ही आउट ऑफ वे चली गई गुस्से में और उसने उस पर चिल्ला दिया। ए शॉर्ट टाइम लेटर शी फील्स गिल्टी अबाउट हर बिहेवियर। थोड़े समय बाद उसने अपने उस बिहेवियर के लिए अपने आप को गिल्टी फील करा, तो उसको पेन आएगा राइट शोल्डर में। अब हालांकि कह के नहीं चल रहे ना, हमारे ऊपर ही छोड़ दिया कि अब आप बताओ कौन से कंधे में आएगा, तो इसको राइट शोल्डर में पेन आएगा। हाँ अमित।
देखो दोनों बातें आ रही हैं जो भैया ने बताया था, शोल्डर और थोरेसिक स्पाइन। शोल्डर में भी गिल्ट आ रहा है और थोरेसिक स्पाइन में तो पर्टिकुलर गिल्ट है ही है ही। शोल्डर में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गिल्ट आ रहा है, बिल्कुल। और कि मैं नहीं कर पाई या मैं नहीं कर पाया। लेकिन कई बार ना ऐसा भी हो जाता है बस, पर उसमें भी वही आएगा जो हमारा एक रूब्रिक है ना, एलिमेंट फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी अनयूजुअल। मेरे ऊपर आपने अनयूजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, उसमें भी वो पूरी नहीं कर पाएगा, तभी जाएगा, तभी उसका शोल्डर पेन करेंगे। हाँ, और देखो एक और भी था, मैं हाँ एक और रूब्रिक था ना बस कि डिल्यूजन हैज मेनी आर्म्स वाला भी जो था वो भी यूज करने के लिए बोला था सर ने इस पे शोल्डर पेन के लिए, कि मतलब वो इतना ज्यादा काम करना चाहती है और उसके पास वो उतने नहीं है, तो उसका भी उसको गम होता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे मैं इतना नहीं सारा कर काम पा रही करना है। हाँ, देखो एक चीज थोड़ी सी है और जोड़नी पड़ेगी इसमें। अभी अमित भैया जैसे कह रहे हैं ना कि शोल्डर है गिल्ट है, डोर्सल रीजन है गिल्ट है। बेसिकली लुइस हे कहती हैं कि गिल्ट इज इक्वल टू पेन। उसने दूध नहीं पिलाया बच्चे को तो भी गिल्ट में चली गई। दर्द में तो अगर गिल्ट कहीं आई है आपके जीवन में किसी काम की वजह से, वो पेन में ले जाएगा आपको। अब शोल्डर क्या करता है, डोर्सल रीजन क्या करता है हमारे लिए सपोर्ट ऑर्गेनिज्म में, लंबर रीजन की मेंट फॉर क्या है, किस लिए बना, वो अलग बात है। अब वहां पेन आ रहा है, वहां स्टिफनेस आ रही है, वहां कोई डिस्ट्रक्शन आ रहा है उस पार्ट में, वहां कोई मोमेंट को मोशन को लेके है, ये फिर उसके अपने अपने जो वो हैं न्यूरोट्रांसमीटर, एक तरह से गिल्ट का या फिर और जैसे लुइस ले के बताती हैं रिजेंटमेंट का, ऐसा उनको भी हमें यहाँ जोड़ के देखना होगा पार्ट को लेकर के। ये जो मुझे लगा अमित भाई में वो बात रखा अपनी। वही बस वही है सारे के सारे। हाँ, कह रहे हैं द पेशेंट नेक्स्ट। अच्छा ये हो गया जो अपने हस्बैंड से पार्टनर से टिश्यू आ गई बस। टिश्यू में कह रहे हैं टिश्यू इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट्स और मसल्स, जिसको सेरिब्रल मेडुला कंट्रोल करता है और मेसोडर्मल लेयर से टिश्यू बनते हैं। एक बात और आई थी दीपशिखा, मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ, सिमरन को भी पता चल जाएगा। बेसिकली बोन का सीधे सीधे स्ट्रेंथ से लेना देना है, वैल्यू से, और कार्टिलेज, लिगामेंट और मसल का रेस्पॉन्सिबिलिटी से, ड्यूटी से लेना देना है। पीछे आया था जब हम पढ़ रहे थे, अगर कहीं बोन इन्वॉल्व है तो उस बंदे की अपनी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो अपनी वर्थ है, वो ज्यादा टूट रही है, इन्वॉल्व हो रही है। और अगर कार्टिलेज, लिगामेंट और मसल में कहीं एसपीएस चल रहा है, पैथोलॉजी है, तो वो बंदा रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ड्यूटी को लेकर के, अपने काम काज को लेकर के ज्यादा प्रभावित है, उसकी वजह से डिवैल्यू हो रहा है। ये चीजें हमें बोन को इनसे अलग रखना पड़ेगा। और ये था फेस होएगी इसमें हीलिंग फेज, जब पेशेंट हमारे सामने आएगा तो हीलिंग फेज में होगा। रेस्टोरेशन ऑफ जॉइंट स्ट्रक्चर हो रहा होगा, पेन हो रहा होगा उसकी वजह से, और इन्फ्लेमेशन हो रहा होगा। मुझे तो बार बार बड़ा अच्छा लगता है इस बात को सोच के कि उस समय पे अगर हम उसे तरीके से मैनेज कर ले तो कुछ समय बाद क्रेडिट हमें ही मिलना है कि साहब आपने ठीक करा बिना मेडिसिन के। ऐसे केसेस को तो आप मैनेजमेंट अगर अच्छा सा कर दिए तो समझ लो कि सारा बिल हमारे नाम पे, मतलब सारा क्रेडिट, बिल तो नहीं फटेगा, क्रेडिट हमारे नाम आने वाला है। नाम आ जाएगा। हाँ, वो बिल फाड़ने जैसी बात आ गई ना, मैं वहां जाने वाली लग रही थी। ऐसा है ना, आप सीनियर हो तो बिल तो सीनियर के नाम पे ही कटेगा ना। चलो के नाम पे। हाँ, मैं सोचा अमित शर्मा कहेगा आप सीनियर हो, जो सीनियर कहता है वही सही है। वही तो कह रहा हूँ, बिल तो बहुत ही देंगे। हाँ, नहीं मैं कई बार देखता हूँ, मेरे से बाद में जब सुनता हूँ ना इस लेक्चर को, डिस्कशन को, तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट थोड़ा हल्का रह गया था, लेकिन कई आप लोग ना कई बार फिर भी पता नहीं उसे कहते नहीं हो रोक के मुझे, तो मैं सोचता हूँ कि सीनियरिटी का सम्मान तो नहीं कर रहे, तो एक दो वर्ड निकल जाता है ना जो अप्रोप्रिएट नहीं होता, तो उसमें आप लोगों को लगे तो एकदम करेक्ट करना बनता है, क्योंकि यहाँ सभी इक्वल है भाई, यहाँ सीनियर जूनियर कोई नहीं है, ये डिस्कशन है बेसिकली दोस्त।
हे भगवान बॉस, आप और कितना महान बनेंगे। नहीं नहीं, ये मैं तो सही कह रहा हूँ दीपिका, मैं महान बनने की इच्छा से नहीं ये शब्द बोलता हूँ भाई। हाँ अभी अभी तक हम लोग कह रहे बहुत कितने हम्बल, उसमें भी आपको लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा मन, मेरी जो अंदर की फील है, मैं वो बोल रहा हूँ, देखो। और मैं चलो वर्ड भी बोलता हूँ। अभी अभी ऑर्गेनन में पढ़ रहे थे हम, दीपशिखा, उसमें जो वर्ड आया था ना कि बहुत सारी मेडिसिन हैं लेकिन अभी और गुंजाइश है प्रूविंग करने की। हाँ जी, हाँ जी। तो वहां पे बेसिकली डिजीज एलिमेंट आया था। अच्छा। तो डिजीज एलिमेंट, इसमें मेरी सिमरन की हल्की सी बात हुई थी शायद। तो बेसिकली डिजीज बना होता है डॉक्टर दीपशिखा सिम्टम्स से मिलके। तो डिजीज एलिमेंट का मत उन्होंने उसमें कहा है अफोरिज्म में, दे आर न्यूमरस एलिमेंट्स, डिजीज एलिमेंट। बहुत हमारे पास बहुत सारे सिम्टम्स तो हैं, तो वो बहुत सारे डिजीज एलिमेंट तो हैं, बशर्ते हमें मेडिसिन की प्रूविंग करनी है। तो मैं वहां डिजीज एलिमेंट को मेडिसिन कह गया था। मैं डिजीज एजेंट कह गया, एक डिजीज एजेंट कहना चाहिए था। डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है मेडिसिन, और डिजीज एलिमेंट होता है सिम्टम। तो मुझे बाद में मैं करेक्ट हुआ, तो मैं ये महसूस कर रहा था, मैंने कहा देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें गुंजाइश होती है अपग्रेड होने की। लेकिन मैं आपके शब्दों को फिर दोहरा दूं भाई, मैं बड़े मन से कहता हूं ये बात, प्रभु मुझे उससे बचाए मैनिपुलेशन से। मैं अंदर से मानता हूं ये चीज कि डिस्कशन वाले प्लेटफॉर्म पे हर बंदे की विचारों की 100% अपनी जरूरत होती है और अपनी उनकी अहमियत होती है, चाहे वो फर्स्ट प्रॉप का बच्चा ही क्यों ना कह रहा हो। दीपशिखा जी जी बिल्कुल, ये मैं ऐसे बोल रहा था। तो इसमें अब आगे कह रहे हैं थेरेपी रिमार्क में साइड तो कंसिडर करनी है, ये तो क्लियर है। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व इफ इट इज क्रॉनिक, डिटरमाइन एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक गाइडिंग थॉट्स। यहां बता के चल रहे हैं कि देयर इज नो यूज इन फीलिंग गिल्टी। गिल्ट फील करने का कोई यूज तो है नहीं, अपने आप को समझाओ, अपने आप को अवेयर करो ऐसे, भाई जो हो गया सो हो गया, बीती गई बिसार दो, आगे की सुध लो। अब आप दोषारोपण करते रहोगे अपने आप को तो कुछ होने वाला तो है नहीं। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग भी कह देते गांव में, अरे भाई जो हो गया अब आगे बढ़। आई एम डूइंग माई बेस्ट टूडे एंड नाउ। और ये हमें हमेशा ध्यान करना चाहिए, सोच में रहना चाहिए कि जो मैंने अब किया है, आज किया है, वो आज का बेस्ट किया है। कल को इससे बेस्ट कर सकता हूं और करूंगा भी। लेकिन जो कहते हैं ना, अरे मैंने कल क्यों नहीं करा ऐसा, मैं पहले ही कर लेता, ये डिसीजन मैं पहले ही ले लेता है, ये गलत है भाई। उस समय पे आपने उस समय के हिसाब से बेस्ट किया, आज जो सोच रहे हो ये आज का बेस्ट है इवोल्यूशन में। हाँ जी। प्रेस्क्रिप्शन को लेके भी हो सकता है अमित शर्मा भाई हम लोगों में। अब जैसे मलिक सर के यहाँ हम जा रहे हैं, हाँ मलिक सर के यहाँ जा रहे हैं, तो हम कई बार कहें कि यार हम पहले ऐसे कैसे दे देते थे इन सिम्टम्स पे। अरे वो जब हम ऐसे थे सही दे रहे थे, आज हम मलिक सर से अपग्रेड हो रहे हैं अपने गुरु से, तो आज हम आज के लेवल से ठीक है। हमारे गुरु भी अपग्रेड हो रहे हैं, हर 3 महीने में, हर 2 महीने में अपग्रेड हो जाते हैं प्रेस्क्रिप्शन। तो हमें इस फीलिंग को जीना चाहिए अपने आम जीवन में भी और अपने प्रोफेशन में भी। फ्रॉम यही करना भी चाहिए कि जितना मैं सबसे अच्छे जानता हूँ उतना ही मैं कर रहा हूँ, उतना ही मैं कर सकता हूँ, और जो मैं जानता हूँ उसको सबसे अच्छे से करना चाहिए। और आगे सीखने की इच्छा होनी चाहिए। वो गुंजाइश है, वो गुंजाइश है। आप अपना 100% दो बस, बिल्कुल आपका। हाँ आगे एक थॉट और लिखा है, कह रहे फ्रॉम नाउ ऑन आई वुड नॉट टेक इट ऑल सो सीरियसली। आज के बाद मैं इसको ज्यादा सीरियस नहीं लूंगा। और मुझे देखो, मैं बड़े विद ड्यू रेस्पेक्ट और बड़े प्यार से एक बात कहूं दीपशिका, मैं हूं, अमित पाल है, दीपशिका है, अमित शर्मा है और बच्चे हैं,
लेकिन हम थोड़े ज्यादा क्लिनिक पे जाते हैं, तो हमें अमित शर्मा में ये क्वालिटी हमसे भी ज्यादा है। इस भाई ने, ये भाई जो हो गया, जो कर दिया, कहता बॉस हो गया, अब आगे की बात करो। मैं अटकता नहीं, एक वर्ड बोलता है बॉस, मैं अटकता नहीं। और हम महसूस कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं इस भाई की पर्सनैलिटी को लेके कि ये है वाकई ऐसा। हम लोग थोड़े से कहीं ना कहीं अपने अपने लेवल से कम ज्यादा अटक सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए भाई, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आगे कह रहे हैं बैच फ्लावर्स में पाइन, लर्च, स्क्लेरेंथस बताया। आफ्टर इंटेंसिव पेन सबसाइडेड, इंटेंसिव पेन सबसाइड होने के बाद टारगेटेड मोमेंट लो। अब इसमें फिजियोथेरेपी थोड़ा सा मोशन करो। कब करो? जब इंटेंसिव पेन कम हो जाए, घट जाए। दीपशिखा, लोग बोलते हैं ना कि जब दर्द ज्यादा हो रहा तो एक्सरसाइज मत करियो भाई। 4 मेजर्स टू टेक फॉर एक्यूट पेन। एक्यूट पेन के मेजरमेंट के लिए इन्होंने कहा, जो अर्थराइटिस में बताया वो आप देख लेना। इन क्रॉनिक फेज, अगर क्रॉनिक फेज है, सी ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर क्रॉनिक केस है आपके सामने तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का मैनेजमेंट देखो, मेजर्स देखो, और अगर एक्यूट है तो वो अर्थराइटिस का देखो। व्हेन द हीलिंग फेज इज टू इंटेंस, अगर हीलिंग फेज बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाए या हो, वन कैन ट्राई एन इन्फिल्ट्रेशन। फिर उसमें से हम कुछ फ्लूइड को निकालने का भी एक कोशिश कर सकते हैं। ब्रैकेट में कह रहे हैं सिरिंज विद पेन किलर एंड कोर्टिसोन अंडर द एक्रोमियन। एक्रोमियन, ये शोल्डर की बात चल रही है, तो एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे से आप थोड़ा सा फ्लूइड को इन्फिल्ट्रेट कर सकते हो। अगर इंटेंस हीलिंग है, टू इंटेंस हीलिंग है, तो सर्जरी इज समटाइम यूजफुल बट समटाइम्स अनसक्सेसफुल। कभी कभी यूजफुल तो होती है, सर्जरी की जरूरत तो होती है, लेकिन कभी कभी वो अनसक्सेसफुल भी रह जाती है। तो सर्जरी का तो लास्ट रिसोर्ट में ही रखना बनता है डॉक्टर सर जी। और यहीं रुकेंगे भाई। कोई इस चीज का थॉट प्रोसेस तो जो सिंपल बैठे बैठे आपने कहा, जो हम लोग कर भी देते हैं। हमें बहाने नहीं करने चाहिए, लेकिन हमें करना चाहिए जो भगवान गीता में जो कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा ये करते हैं कि अब मैंने ये करा, इसे ऐसे कहना चाहिए। अब उसमें भी हम ये होता है कि मैंने ये दवाई दी थी तो इसको ये सही होना चाहिए, अगर वो सही नहीं होता तो हम दिक्कत में जाते हैं। और अगर हम अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छे से सोच के कहें कि भैया सबसे बढ़िया दवाई इस टाइम ये आ रही है और ये दे दी, आगे इसका प्रारब्ध है, आगे ये जाने जो है, हमने अपना सबसे अच्छा कर्म कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो बेटी एक कह रही है कि माँ मेरे बच्चों को तो नहीं रख रही, दूसरे बच्चों को रख रही है। अभी इसको तो कोई सही करना, या कि हाँ भाई मैं कह दूं मुझे तो ऐसे, मुझे तो कम दिया, तुझे ज्यादा दिया, इन चीजों में अगर आदमी फंस जाता है। जबकि हम जो जानते थे हमने सबसे अच्छा दिया। बस 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 ये बात है। और अमित पाल भाई एक अक्सर बात बोलता है, अमित शर्मा, वो कहता है कि भैया जब पेशेंट को ठीक होना होता है ना, तो सारे कॉन्स्टिलेशन साथ आ जाते हैं। आपके मेडिसिन भी समझ में आ जाएगी, उसके मुंह से सिम्टम भी सही से निकल जाएगा, और सब चीजें मैनेजमेंट भी सही कर लेगा। तो बेसिकली इसमें हम बिल्कुल इस चीज में ना फंसे कि हमने जब क्यों नहीं कर पाए हम सही इस मरीज को। तो ये सब चीजें काम करती हैं, इसके प्रति हमें अवेयर होना होगा, और तो हम अच्छे रहेंगे दोस्त। चलो यहीं रुकते हैं दोस्त। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद, सबको राम राम भाई। नमस्ते। राम 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 भाई, राम राम।